चलिए देखिए, लागत वाला पूरा है। लागत का वाला फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कुल कुल लागत बराबर होता है कुल परिवर्तित लागत प्लस कुल स्थिर लागत। तो लागत मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, एक परिवर्तित होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। उसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या, टोटल कॉस्ट, टीसी बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टीसी बराबर, इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शॉर्ट में टीबीसी लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टीएफसी लिख सकते हैं शॉर्ट में। उसी को इस तरह से फॉर्मूला बनता है, मेन फॉर्मूला यही होता है। अब आपको क्या होगा, जब आपको टीवीसी निकालना है तो टीवीसी निकालना है, टीसी में से टीएफसी घटा लेते तो निकल जाएगा। क्योंकि ये जो टीसी है ये क्या है, कुल है, टोटल है, इसमें दोनों में शामिल है, इसमें स्थिर भी शामिल है और परिवर्तित भी शामिल है, दोनों शामिल है। जब ये आप क्या कीजिएगा, जब इसमें से घटा लीजिएगा, अगर इसको घटा लीजिएगा तो ये निकल जाएगा, और इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। जैसे अगर मानते हैं कोई वस्तु है और उसको बनाने में कुल खर्चा मतलब टोटल कॉस्ट, मानते कोई वस्तु को बनाने में 20 रुपया लगा है, ठीक है, टोटल कॉस्ट मानते 20 रुपया है, और उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट एफसी मानते हैं उसमें 15 रुपया है। पूछेगा आपसे, बताइए टीएवीसी कितना होगा, परिवर्तित लागत कितना होगा, 5 रुपया। नहीं समझ में आएगा, क्या इससे गौर से देख रहे हैं। तो ये कैसे निकाले हैं आप, ये कुल में से घटा के निकाले हैं। तो ये ना फॉर्मूला लिखे टीवीसी माइनस एफसी, मतलब कुल कुछ निकालना होगा, चाहे टीएफसी निकालना होगा चाहे टीवीसी निकालना होगा, तो कुल में से ना घटाइएगा, और जब टीवीसी और टीएफसी को जोड़ दीजिएगा तो कुल निकल जाएगा। तो कुल लागत का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। ताकि जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे सबका ग्राफ वगैरह कैसे क्यों होता है, सबके एग्जाम्पल भी समझाएंगे। इसके एग्जाम्पल पूछता है निम्नलिखित में कौन परिवर्तित लागत है कौन स्थिर लागत है, सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। कच्चा माल कौन सा लागत है, परिवर्तित लागत है। बिजली परिवर्तित लागत है। भाई सोचना क्या है भाई, जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना बिजली अधिक खपत होगा, जितना कम उत्पादन करेंगे उतना बिजली कम लगेगा। तो उत्पादन के आकार के साथ बढ़ता है घटता है, क्या परिवर्तित लागत है, समझे। और जो उत्पादन के आकार के साथ बढ़ता घटता नहीं है, क्या है, स्थिर लागत है। स्थिर का मतलब है जो स्थिर है। आज जैसे कि क्या होता है, इसमें किराया शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है, लाइसेंस होता है, फीस होता है, ये सब क्या है, स्थिर लागत है। आप मानते हैं कोई रूम का आप किराया लिए हैं, कोई कंपनी किराया लिए हैं, तो आप उत्पादन कीजिए चाहे ना कीजिए, किराया तो आपको देना पड़ेगा। उत्पादन भाई कंपनी बंद करके रखिए, चाहे अब मतलब ये ट्यूशन है, अभी ट्यूशन में पढ़ाई हो चाहे ना हो, लड़का आए चाहे ना हो, अगर किराया पर लिए तो किराया देना पड़ेगा ना। उत्पादन हो चाहे ना हो इसमें कोई मतलब है। अच्छा अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या थोड़ी किराया बढ़ा देंगे, जितना में लिए उतना ही देंगे। तो क्या है, किराया स्थिर लागत है, चाहे लाइसेंस हो फीस हो चाहे ब्याज पर, मानते हैं 4% के ब्याज पर लिए, तो कल अगर हम उत्पादन बढ़ जाए थोड़ी कहेगा 5% दो, जितना पर लिए उतना ही देंगे। वही होता है स्थिर लागत, समझे। तो इसका नाम भी याद रखिए, सब लिखा है नोट्स में। आगे देखिए, इसमें और सारा फॉर्मूला होता है सीमांत लागत का, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सीमांत लागत, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, ठीक है। सीमांत लागत, ठीक है। सीमांत लागत का मतलब पहले होता क्या है, कि जो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो सीमांत लागत का मतलब होता है कि सीमांत लागत होता है ये कुल परिवर्तित लागत का योग होता है, ठीक है। क्योंकि सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत लागत में परिवर्तन होता है, इसमें क्या शामिल होता है, केवल परिवर्तित लागत, ये क्या होता है, लागत का योग मतलब होता है। सीमांत हमेशा परिवर्तित से ही संबंधित होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सीमांत वर्ड कहीं भी मिल जाए तो किससे संबंधित होता है, परिवर्तन से संबंधित होता है, स्थिति से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सीमांत लागत किससे संबंधित होता है, कुल लागत से, लागत संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सीमांत लागत को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे हम सबको समझाएंगे डिटेल्स में, टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम समझाएंगे ज़्यादा नहीं।
सिर्फ फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एमसी लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अगर जो भी जिस इकाई का अगर निकालना है तो एमसी एन एच बराबर, जिस इकाई को निकालना है क्या होता है, टीसी एन, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, माइनस टीसी एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। जैसे इस पर एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मानते हैं अगर दे दिया कि 6 गो इकाई का कुल लागत, 6 इकाई का टीसी मानते हैं दे दिया है 150 रुपया है, और 6 गो को बनाने में कितना खर्चा रुपया हो रहा है, 150 रुपया खर्चा हो रहा है। अब कहेगा कि 7 इकाई को बनाने में, 7 इकाई का टीसी मतलब टोटल कॉस्ट मानते दे दिया 200 रुपया, ठीक है। तो कहेगा उसका 7वां इकाई का सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसका सीधा फॉर्मूला था, बाद वाला से पहले वाला घटा लीजिए। ये सिंपली पहले कितना था, 150 रुपया था, अब कितना हो गया है 200, इसका सीमांत लागत कितना हो गया 50 रुपया। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए एम सी एन 7, क्योंकि 7वां इकाई का निकालना है, 7वां इकाई का निकालना है ना, 7 लिख देंगे। एन का मतलब होता है कि कौन इकाई का निकालना है, कौन टर्म का निकालना है, तो हमके 7 को का निकालना है, 7वां इकाई का निकालना है, तो इसमें हम क्या लिखे 7 लिख दिए। टीसी एन, टीसी एन का वैल्यू कितना है 7 है, माइनस एन माइनस 1 हो गया। एम सी 7 एच बराबर टीसी 7 माइनस, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा, अब देखिए टीसी 7 का मतलब कौन होता है कि 7 गो इकाई के कुल उपयोगिता, 7 गो इकाई के कुल उपयोगिता कितना दिया है 200, माइनस टीसी 6 कहने का मतलब कौन होगा कि 6 गो इकाई के कुल उपयोगिता 150, घटा कितना आ जाएगा, 7वां इकाई का सीमांत उपयोगिता कितना हो गया 50। तो इस तरह निकलता है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला ये होता है। सीमांत उपयोगिता का ये ध्यान रखिए, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही होता ही है। ऊपर वाला फैक्ट याद रखिएगा कि ये परिवर्तित समय कुल लागत से संबंधित है, क्योंकि ये फॉर्मूला में देखिए कुल लागत आया कि नहीं आया है, सीमांत लागत के फॉर्मूला में कुल आया कि नहीं आया है, और इसमें परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पहले 150 को था अब 200 था, परिवर्तन को दिखा रहा था, परिवर्तित लागत है कि नहीं है, है। अब आते हैं औसत लागत पर। क्या कहते हैं एवरेज कॉस्ट, इसको शॉर्ट में एसी कहते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट बराबर क्या निकलता है, कुल लागत बटा मात्रा। कैसे भी एवरेज निकालने का यही तरीका होता है, कुल लागत टोटल वाला क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं, मात्रा को, मात्रा मतलब क्वांटिटी क्यू, टोटल कॉस्ट मतलब टी, समझे। जैसे कहेगा ऐसे जो होता है ना, ठीक है, ये जो औसत लागत जो होता है, ये किसी वस्तु का जो है ना एक इकाई को बनाने में जितना खर्चा होता है ना, वही इसका औसत लागत होता है, समझे। तो औसत लागत क्या है, एक इकाई के उत्पादन करने में जो लागत लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। उत्पादन में जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मानते हैं कि वो टीसी दे दिया है, किसी वस्तु को बनाने में मानते हैं 50 रुपया खर्चा हो रहा है, और कुल वस्तु बन रहा है 5 रुपया, मतलब 50 रुपये में 5 वस्तु बन रहा है, ठीक है। तो कहेगा इसका औसत लागत क्या है, मतलब एसी क्या है, तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल, तो टोटल खर्चा कितना है 50 रुपया, अब कई गो बना है, मात्रा कई गो है 5 गो है, इसे कटा दीजिए कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 10, एक तरह से 10 क्या आया है, एक वस्तु को बनाने का खर्चा आया है,
वही ना औसत लागत है। एक वस्तु को बनाने का जो खर्चा होता है क्या होता है, उसका औसत लागत होता है। तो औसत लागत निकलता कैसे है, तो कुल लागत बाटा उसका मात्रा। ये तीनों का फॉर्मूला समझ में आया ना, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। ठीक है। अब लागत वाला क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, खत्म हो गया। लागत वाला जितना है क्या होगा, खत्म हो गया। मेन फार्मूला है लागत में नहीं है। उसके बाद एक तरह से फार्मूला इसमें एक और पूछेगा, थोड़ा डीप में जाइएगा तो पता है कैसे। लागत वाला को और अधिक करेगा ना, तो लागत वाला भी दो तरह से होता है। ये भी लागत वाला को औसत, एक औसत परिवर्तित लागत होता है और एक स्थिर परिवर्तित लागत होता है। ठीक है, तो ये भी दो तरह से होता है, औसत भी और स्थित भी होता है। वो भी इस तरह से निकाल लगा, मानते हैं अगर इस तरह दिया हुआ है ए सी बराबर, मतलब औसत लागत बराबर होता है ए भी ई प्लस ए एफ। ठीक है, निकल जाएगा ना। हाँ पहले वाला, तो पहले वाला में कुल लागत था, अभी ये क्या है, औसत लागत है। हाँ, और अब ये जो है ना, ये औसत लागत, औसत लागत भी क्या होता है, दो तरह के होता है, एगो परिवर्तित होता है, एगो स्थिर होता है। समझे, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा कुल वाला। ये क्या दो तरह से, एगो क्या होता है परिवर्तित, परिवर्तित औसत लागत, समझे, परिवर्तित औसत लागत। और दूसरा क्या होता है स्थिर औसत लागत। औसत लागत सब बताएं, ठीक है। अगर आपको फिर अगर निकालना होगा ए भी का एवरेज निकालना होगा तो क्या होगा, इसका टोटल इसका मात्रा, मतलब टी भी सी वाला लेंगे टोटल बटा का मात्रा, इसका औसत निकल जाएगा। फिर अगर ए एफ सी का एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मतलब इसका टोटल टी एफ सी का टोटल हो जाएगा अब बटा इसका मात्रा हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल तो आपको पता ही दिए है, तो टोटल का फॉर्मूला होगा ऐसे निकालने का क्या है, टी सी अब बटा क्वांटिटी। तीनों का एवरेज का फॉर्मूला हो गया ना। अब ये तीनों फॉर्मूला के मिला दिए हैं तो ये बन गया है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, समझे। इसी को कहीं कहीं किताब में आपको थोड़ा और एडवांस करके देगा तो ऐसे दे देगा कि हम इसके जगह पर इतना नहीं लिख सकते हैं, बटा क्यों नहीं लिख सकते, इसके जगह पर नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम इसके जगह पर एफ बटा क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो इसके जगह पर हम लिख ही सकते हैं। कई कई ऑप्शन में इस तरह से, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है। तो लागत वाला में इतना ही है फॉर्मूला, देख ले छुटा नहीं ना और नोट्स में लागत। आगे क्या है, संप्राप्ति, रेवेन्यू के बारे में सेम फार्मूला सब यही में चलेगा, ठीक है, इसी तरह चलेगा। अब जितना फार्मूला ना सब इसी बेस पर चलेगा, कुल पर, औसत पर और सीमांत पर, ठीक रहेगा। है सब लिखा है पहले। देखिए अब आते हैं सीमांती चैप्टर पे, संप्राप्ति से कहते हैं हम लोग। तो रेवेन्यू कहते हैं इंग्लिश, रेवेन्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम, आय, सब इसी का नाम है। संप्राप्ति का मतलब था कि कोई वस्तु बेचने के बाद जो है ना, जो आपको धन प्राप्त होता है, काम करने के बाद जो भी धन प्राप्त हो क्या है, संप्राप्ति है। तो वही ना व्यक्ति का आय होता है, जो प्राप्त होता है क्या है, आय है।
अगर मानते हैं कोई वस्तु बेचने से आपको 50 रुपये प्राप्त होता है, 50 रुपये क्या है आपका आय हुआ, तो हम क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वही इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कहिए, इनकम कहिए, चाहे आय कहिए, सबका मतलब क्या है, एक ही होता है। अब इससे फॉर्मूला कैसे निकलता है, अगर मानते हैं इसमें अगर निकालना है आपको सीमांत एम आर निकालना है, एम आर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, आर का मतलब रेवेन्यू है यहाँ। ठीक है, आर का मतलब क्या है, रेवेन्यू। एम आर मानते हैं एन निकालना है, तो कैसे निकालेगा, टी आर, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल प्राप्ति कितना हो रहा है। ठीक है, टी आर एन माइनस आर एन माइनस 1। सीमांत का फॉर्मूला क्या होगा, ये सही बने ये, हाँ सेम उसी तरह, बस होता क्या था, लागत था, वहाँ लागत था, यहाँ क्या है, रेवेन्यू है, इसलिए आर लिखे हैं, बाकी सब क्या है, सेम है। सीमांत निकालने का तरीका यही है कि बाद वाले में से पहले वाला हटा लीजिए बस। इसे मानते हैं कि आपको 100 गो इकाई को बेचने से, 100 इकाई बेचने से कुल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, कुल प्राप्ति मानते हैं कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब मानते हैं आपने क्या किया, 7वां इकाई, एक एक्स्ट्रा इकाई बेच दिया, 7 इकाई को बेचने से मानते हैं, बेचने से टोटल रेवेन्यू मानते हैं 175 रुपया है। ठीक है, 175 रुपया है। तब कहेगा इसका सीमांत रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, सीमांत संप्राप्ति क्या होगा, एम आर 7 एच बराबर क्या हो जाएगा, टी आर 7 माइनस टी आर 7 माइनस 1। 1 इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में पहले वाला घटाते हैं, तब ना इकाई बाद वाला इकाई निकलेगा। कितना टी आर जाएगा, टी आर 7 का आने का मतलब 7 को इकाई के संप्राप्ति कितना है, 175 रुपया है, माइनस टी आर 6 का आने का मतलब 6 को इकाई के कुल संप्राप्ति कितना है, 100 रुपया है, मतलब घटने के बाद कितना हो जाएगा, 75 रुपया। तो मतलब 7वां इकाई सीमांत रेवेन्यू कितना है, सीमांत संप्राप्ति कितना है, 75 रुपया है। इस तरह से बनता है। ठीक है, फिर कहिएगा टोटल संप्राप्ति क्या है, टी आर संप्राप्ति को ना, कुल संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, संप्राप्ति का मतलब होता है कि किसी इकाई के वस्तु के सभी इकाई के बेचने से प्राप्त होने वाले कुल संप्राप्ति के योग को हम लोग क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति कहते हैं। जैसे एक वस्तु है, मानते हैं हम वैसे एक पेन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो आप पेन, एगो पेन बेचेंगे 3 रुपये मिलेगा, तो मान लिया कि 50 को पेन बेचा है कि नहीं, तो 50 को पेन बेचा है तो आपको मतलब कितना, 3 रुपये के हिसाब से 150 रुपया हो जाएगा। 150 रुपये क्या हुआ आपका, सीमांत संप्राप्ति हुआ, समझे, वही 150 रुपये क्या हुआ, सीमांत संप्राप्ति थी। कैसे पता किए हैं, तो आप पता किए हैं वस्तु की रेट कि उसका कीमत कितना है, तभी ना पता होगा, मतलब प्राइस कि मतलब उसका क्वांटिटी कितना है और उसका प्राइस कितना है, समझे, कैसे, मतलब मात्रा गुना कीमत। जैसे यहाँ पे हमने 10 पेन बेचा है और 3 रुपये के हिसाब से बेचा है, उसका कीमत 3 रुपया है, तो टोटल संप्राप्ति कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझे, तो कुल संप्राप्ति ऐसे निकलता है। कुल संप्राप्ति का मतलब होता है कि आप एक वस्तु है ना, उस वस्तु की कितना इकाई बेचे है और सबकी इकाई के बेचने से कितना पैसा मिला है, समझे, वही क्या हुआ, कुल संप्राप्ति होता है। नेक्स्ट है औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति इसको क्या कहिएगा, एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट में एआर। एवरेज निकालने का तरीका वही है, क्या होगा, टोटल ऊपर रहेगा, टोटल रेवेन्यू ऊपर, नीचे मात्रा रहेगा, मतलब कुल संप्राप्ति
घटा अब समझे, ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका, ठीक। अब एवरेज निकालना होता है, निकाल लीजिएगा। एवरेज वही आता है जो क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत होता है। ये क्या है एवरेज, वस्तु की कीमत होता है। इसका मतलब है ए आर और पी क्या होता है, दोनों बराबर होता है। पर भी आपको पता है ना कि नहीं, ए सी भी क्या होता है, बराबर होता है। एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, बराबर ही होता है। ये तीन क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि ये भी किसी एक का वैल्यू होता है। जब कीमत का मतलब कौन सी होता है, एक एक है ना। जब भी आप कीमत पूछते हैं तो उस वस्तु के एक एक इकाई के बारे में पूछते हैं, सबके बारे में पूछते हैं। जब पूछेगा कैसे केजी है, तो जब भी कीमत बताता है तो अपना एक केजी का वैल्यू बताता है, एक इकाई का वैल्यू बताता है, ठीक है। एवरेज भी क्या है, ये भी एक इकाई का वैल्यू आता है, ये भी एक इकाई का वैल्यू आता है। उसी को हम लोग कीमत कहते हैं। पी मतलब कीमत, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कुल कितना है, 30 रुपया है। टोटल रेवेन्यू कितना है, 30 रुपया है। मात्रा कितना है, 10 है। जब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। 30 रुपया क्या है, कीमतें ना था, प्राइस था। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ए आर कह रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू कह रहे हैं। तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही सेम चीज। देखिए ना, इसमें तो नहीं ना है प्राप्ति वाला। चेकआउट करते रहिए, ठीक है, कि छूटेगा तो उसमें बोलिएगा। हो गया, क्या है, तब उसको प्रैक्टिस कीजिए, लोग बनाइए, निकालिए। उसके बाद उसके बाद है, अब सीमांत में आइएगा ना, तो उस एक्सपोर्ट माइनस जो है ना इम्पोर्ट होता है, ठीक है। देखिए, तो जब जीडीपी में जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ दिए तो जीएनपी बन जाता है, ठीक है। पर देखिए उस सबको हम समझा रहे हैं, जीडीपी और जीएनपी पहले होता क्या है। देखिए, जीडीपी, जीडीपी का मतलब कौन सी होता है कि एक साल में आपके देश के अंतर्गत उत्पादित होने वाले कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के ये को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप विदेशी आय को शामिल कर दीजिएगा, विदेशी आय को हम लोग क्या कहते हैं, एन एफ आई ए, तो हम विदेशी आय को कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। जब विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को आप जीडीपी में जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाता है, एन बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो विदेश का आय जब भी अगर शामिल हो जाएगा जीडीपी में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एनपी बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आई घरेलू है तो घरेलू मतलब घर में, जी नेशनल मतलब उसमें विदेशी आय भी शामिल होता है, समझे। और जब भी राष्ट्रीय आय निकलता है ना, ठीक है, तो वो किस पर निकलता है, राष्ट्रीय आय जब भी निकलता है तो जीएनपी पर निकलता है, जीडीपी पर नहीं निकलता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय जब भी निकलेगा ना, ठीक है। अब की बार के बिहार पुलिस में दरोगा वाला में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोल रहा था सब, राष्ट्रीय आय जब भी बराबर होता है वो क्या होता है, एन 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 पी एफ सी के बराबर होता है, समझे। क्योंकि राष्ट्रीय जब भी होगा तो क्या होगा, नेट वाला निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि कारक लागत पर। एफसी का मतलब क्या है, कारक लागत, सब तो पहले पढ़ा एफसी और एमपी क्या होता है, क्यों निकलता है,
कारक लागत पर निवल मतलब क्या होता है? शुद्ध। निवल कहिए चाहे तो कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। तो हिंदी में इसको इस तरह से कहिएगा, ठीक है, शॉर्ट में इस तरह से लिखिए। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, यही राष्ट्रीय आय होता है। और राष्ट्रीय आय में से क्या होगा? शुद्ध वाला निकलेगा। और इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए। आपको बताया है ये कि जब भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला अगर निकालना है, जीडीपी जीएनसी से रिलेटेड फॉर्मूला निकालना है, सब बताइए कि आपको मार्केट कॉस्ट पर आएगा, तब फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकलेगा, कि शुद्ध कैसे निकलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, जब भी आपको जो है ना शुद्ध निकालना होगा तो ह्रास मूल्य क्या होगा? घटेगा, ठीक है। और जब भी सकल का मतलब क्या होता है? कुल। इकोनॉमिक्स में जो कुल होता है ना, मतलब क्या कहते हैं? सकल कहते हैं। तो सकल में क्या होता है? ह्रास मूल्य शामिल होता है, चाहे सकल निवेश हो, चाहे सकल उत्पादन हो, चाहे सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो, चाहे सकल घरेलू उत्पादन हो। तो सकल जब भी रहेगा समझिए उसमें ह्रास मूल्य शामिल है, ठीक है। और जब भी शुद्ध रहेगा उसमें ह्रास मूल्य शामिल नहीं है, समझे। जब भी अगर आप देखिए, इसका मतलब है कि अगर कहीं भी अगर सकल है, सकल का मतलब ग्रॉस, सकल का मतलब क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब कुल, तो हम क्या कहते हैं? कुल। हम बोलचाल की भाषा में कुल या टोटल जिसको हम लोग कहते हैं। सकल का मतलब होता है कि इसमें क्या शामिल होता है? इसमें ह्रास मूल्य शामिल होता है। इसमें क्या होता है? ह्रास मूल्य, तो हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, टूट फूट, या इसी को हम लोग कहते हैं ह्रास मूल्य। ह्रास मूल्य का अगला नाम क्या है? हिसावट व्यय। अगला नाम क्या है? हिसावट व्यय। हिसावट व्यय क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग। इसी का और नाम है अस्थायी पूंजी का उपभोग व्यय। पूछता है, ठीक है, ये सब चीज। अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी का उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, ये सब इसी का होता है। इंग्लिश में एक ही नाम है, डिप्रिसिएशन, ठीक है, शॉर्ट में इसको डी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होता है? ये सकल में शामिल होता है। ह्रास मूल्य, खिसावट व्यय, अस्थायी पूंजी का उपभोग व्यय सभी शामिल होते हैं, शामिल। बट निवल में, निवल मतलब शुद्ध, निवल मतलब शुद्ध, जिसको हम लोग नेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें एन लगा होगा, इसमें ह्रास मूल्य शामिल नहीं होता है। ह्रास मूल्य, ह्रास मूल्य शामिल नहीं होता है। इतना ध्यान रखिए, जब भी अगर एन आपको मिल जाए का मतलब ये शुद्ध है, प्योर है, इसमें ह्रास मूल्य शामिल नहीं है। और जी जब भी मिल जाए, जी लगा हुआ मिल जाए, जी मतलब ग्रॉस, जब भी अगर मिल जाए इसका मतलब समझिए उसमें ह्रास मूल्य शामिल है। हो गई है। ओके, अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए अब कहा गया, ठीक है, कि अब कुछ चीज का उत्पादन कीजिए। मानते हैं कि आप
जो है ना 10 पेन का उत्पादन किया, और इसका मानते हैं 10 पेन का जब उत्पादन किया आपने, तो टोटल खर्चा मानते हैं 50 रुपया था, एक पेन का खर्चा 5 रुपया था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 पेन खराब हो गया, कितना हो गया, 2 पेन खराब हो गया। दो पेन क्या हुआ, खराब हो गया। अब आपको जो पेन, 8 पेन ना बचेगा आपके पास, 8 पेन बेचेगा, जिस हिसाब से क्या होगा, आपके पास 40 रुपया होगा। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आपका जो है ना पूछेंगे कि जीडीपी कितना है, जीडीपी मतलब क्या हो जाएगा आपका टोटल, 50 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कॉल है आपका, आएगा तो उठा। टोटल जीडीपी कितना होगा, 50 रुपया हो गया। उसके बाद ये जीडीपी जब 50 रुपया हो गया, अब इसमें 2 रुपया क्या हुआ, हरास मूल हो गया। हरास मूल इसमें से घटा देंगे, मतलब इसका हरास मूल कितना हो जाएगा, हाँ खराब हो गया, 2 पेन तो खराब हो गया ना, खराब मतलब वही हरास मूल कितना हुआ, ठीक है। हरास मूल कितना, 2 पेन, 2 पेन का मतलब 10 रुपया क्या हुआ आपका, हरास मूल हो गया, हरास मूल निकल गया। तब कहेंगे आप एनडीपी बताइए, मतलब शुद्ध बताइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 50 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। समझे, इस तरह निकलता है। तो जितना निकलेगा सब क्या निकलेगा, इस तरह से निकलता है, समझे। तो जब भी जीडीपी का निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब भी निकलेगा, क्या निकलेगा, 40 पर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो कुल टोटल रहेगा ना, ठीक है, जब भी टोटल रहेगा, टोटल किससे निकलेगा, 50, 50 रुपया, जिसमें क्या था, दो क्या हो गया, दो खराब था, दो निकाल दिए तो क्या बच गया, 40 बच गया। जीडीपी ऐसा ही निकलता है, ठीक है। जब भी आपको शुद्ध निकालना हो, ग्रॉस निकाल, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। याद करना सबसे तरीका यही कि जब शुद्ध रहेगा, भाई शुद्ध प्योर का मतलब क्या चाहिए, प्योर का संख्या हमेशा कम होता है, समझे, प्योर का संख्या हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जीडीपी कभी शुद्ध पर पूछेगा चाहे अशुद्ध पर पूछेगा, अशुद्ध कहने का मतलब कि शकल पर पूछेगा, इस तरह से बनाइएगा। ये देखिए, हेलो, हाँ कुछ ओ, कैसे क्लास ले रहे हैं, तो प्रणाम करता हूँ, पता कौन है, गर्जी और अगर खुश रहिए। अब फोन पर आवाज पे ही पता चलता है कि गर्जियन है कि कौन है। क्या मतलब है गर्जियन का, कितना गर्जियन आदमी, यदि उससे मैडम फोन करती है, तो मैडम फोन करेगी तो आवाज, उनका आवाज है ना पूरा लड़का जैसा आवाज है। और जो प्रणाम कहेगी, ऐसे तो प्रणाम ना करना चाहिए, और आवाज को उतना पहचान नहीं पता, बस तक खुश रही, बाद में पता चला कि हाँ गर्जियन है। देखिए, जब भी आप इसे इसमें निकालना होगा, अगर आप एनडीपी निकालना है, क्या कीजिएगा, जीडीपी में से डी को घटा लीजिएगा, डिप्रिसिएशन घटा लीजिएगा, डी मतलब ह्रास मूल्य घटा लीजिएगा। फिर आपको मानते हैं अगर जीडीपी निकालना है, जीडीपी निकालना है तो क्या कीजिएगा, आप एन डी, एनडीपी में क्या कर दीजिएगा, डी को जोड़ दीजिएगा, ये दो तरह से बन जाएगा, यही फार्मूला बनता है। फिर अगर मानते हैं कि डी निकालना हो, डिप्रिसिएशन निकालना हो, ह्रास मूल्य निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, जी डी पी माइनस एन डी पी, मतलब कुल वाला और शुद्ध वाला घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, ह्रास मूल्य निकल जाएगा। इन फार्मूला यहाँ से आपको बन जाएगा।
और लिख देगा, सारा फॉर्मूला इसका लिख देगा। फिर आपसे कोई पूछता GDP देगा फैक्टर कॉस्ट पर, आपको क्या करना है, GMP माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक सहायता। क्या होता है, अनुदान कहिए चाहे आर्थिक सहायता कहिए, अनुदान आर्थिक सहायता या आर्थिक सहायता। टैक्स तो समझ में करते हैं, टैक्स को कर कहा जाता है। मार्केट कॉस्ट पर है तो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट पर आने पे क्या होता है, मार्केट कॉस्ट में से हटाना पड़ता है, सब्सिडी छोड़ना पड़ता है। इस सब्सिडी कीमत, टैक्स क्या करता है, कीमत को, उसके ओरिजिनल कीमत को बढ़ा देता है, और सब्सिडी कीमत को क्या करता है, कम कर देता है, हटा देता है। इसलिए इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं। फिर जब आपको GNP निकालना हो, GNP निकालना तो कैसे निकालेगा, आपको क्या करना है, GNFIA को छोड़ दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, GNP निकल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, GDP में जुड़ेगा तब। तो हम लोग क्या करते हैं, X माइनस M कहते हैं, क्या कहते हैं, X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस आयात और निर्यात होता है, ये शामिल होता है। इसको हिंदी में सब सब लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है, सबका हिंदी ना फुल फॉर्म सब लिखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवार्ड रिसर्च सीरीज। आगे जो फार्मूला वाला मेन चैप्टर है वो आपका वाला उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति वाला जो है ना, MP प्लस MPS बराबर क्या होता है, 1 होता है ना फार्मूला। फिर एक और फार्मूला होता है AP प्लस APS बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सीमांत औसत प्रवृत्ति, सीमांत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा। सी का मतलब उपभोग होता है, एस का मतलब सेविंग, तो होता है कि नहीं, एगो बचत प्रवृत्ति होता है, एगो सीमांत प्रवृत्ति होता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, सीमांत बचत प्रवृत्ति है। यह है सीमांत ये औसत वाला है, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति है, औसत बचत प्रवृत्ति है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इस तरह से बनता है। सबका हिंदी नाम लिखे क्या, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ठीक है, सबका फुल फॉर्म में सब लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि दोनों का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से कम रहेगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम रहेगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। दोनों को जोड़ने पर एक ही ना आएगा, तो मतलब 1 से इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा कम होता है, इसका भी कम होता है। उसके बाद आगे होता है, इससे और सारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कि आपको APC का फॉर्मूला बनाना होगा। कैसे बनेगा, औसत एवरेज वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, जिस आपको APC बनाना है ना, तो C बटा उसका I इनकम कितना है। फिर आपको मानते हैं APS का फॉर्मूला बनाना होगा, S बटा Y। इसको याद करना तरीका है कि बटा के नीचे हमेशा I रहेगा, Y रहेगा, Y का मतलब I क्या रहेगा, बटा के नीचे हमेशा I रहेगा। उसके बाद आपको MP का फॉर्मूला बनाना था, MPC का M लग गया मतलब सीमांत, सीमांत मतलब परिवर्तन को बताएगा, तो परिवर्तन लगे तो डेल्टा लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, डेल्टा बटा डेल्टा Y। फिर MPS बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा S बटा डेल्टा Y। इसका फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका है, देखिए, जब भी M लगा रहेगा तो डेल्टा लगा रहेगा, अब बटा के नीचे Y रहेगा, और जो पहले रहेगा उसको ऊपर रख देना है। में एस है तो पहले है, सी है तो ऊपर है, यहाँ सी है तो ऊपर है, सी एस है तो ऊपर, जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको ऊपर रखिए बस। बटा के सब में क्या रहेगा, वाई। इसको याद रखने का तरीका यही है, समझे। उसके बाद इस सब फॉर्मूला को अगर आगे और ड्रॉ कीजिएगा तो इससे और फॉर्मूला बनता है। जैसे अगर वो मानते हैं एमपीसी का फॉर्मूला निकालना है, तो एमपीसी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा, ऐसे ना बनेगा, इधर के उधर करके। फिर अगर मानते हैं आपको एमपी इसका फॉर्मूला बनाना क्या होगा, कहिए 1 माइनस एमपी कहिएगा, इसका ड्रॉ होगा। फिर इससे आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इससे भी आपको 3 फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अगर मानते हैं आपको ए
निकालना होता है, क्या कीजिएगा 1 माइनस ए पी एस कर दीजिएगा। सी निकालना था एस वाला घटा लीजिए, एस निकालना था सी वाला घटा लीजिए। फिर आपको अगर निकालना है ए पी एस, क्या कर दीजिएगा 1 माइनस ए पी कर दीजिएगा। दो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, दो फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहाँ चारों का फार्मूला लिख दिया अलग अलग। इसी फार्मूला आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछता है घुमा घुमा के, ठीक है। गुणक पर आइए आप। गुणक का फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा आई बटा डेल्टा वाई, ये ना फार्मूला होता है, डेल्टा आई बटा डेल्टा वाई। उसमें आय में परिवर्तन होने से उसके आय निवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो गुणक इसको हम लोग क्या कहते हैं, निवेश गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश गुणक। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश। आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। डेल्टा ये त्रिभुज वाला नहीं है, डेल्टा है, ठीक है, जो परिवर्तन को, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि निवेश गुणक बराबर मतलब के बराबर, एक और फार्मूला आता है 1/1 माइनस एम पी सी। ये गुणक निकालने का फार्मूला, ये कब लगाते हैं, जब क्या एम पी सी दिया रहेगा और गुणक पूछेगा। ये भी दरोगा में पूछेगा क्वेश्चन आपकी बार का, समझे। एम पी सी का वैल्यू दिया था, गुणक पूछ रहा था कि निवेश गुणक क्या होगा। पर आपके कह रहा था कि दरोगा और जो एग्जाम था ना, उसमें इंटर से 10 गो इकोनॉमी से खाली क्वेश्चन था, समझे। सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद फिर गुणक का एक और फॉर्मूला होता है 1/MPS। क्या होता है, 1/MPS होता है। जब आपको MPS दिया रहेगा तो इस तरह से गुणक निकालना है। ये का मतलब गुणक, निवेश गुणक। MPS दिया रहेगा तो इस तरह निकालिएगा, MPS दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली आय और निवेश दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो आप गुणक से, निवेश गुणक से 3 गो फार्मूला पढ़ लिए, ठीक है। ये पहला फार्मूला है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, और ये निवेश गुणक से 3 गो फार्मूला है। बाकी सब बेसिक इतना ही से फार्मूला है, ठीक है। उतना ही से कहना कि पूरा समझ में नहीं आया। देखिए नोट्स जो है ना आप लोग पढ़िए, भले वो हार्ड लग रहा है लेकिन उसको पढ़िए। हार्ड लगेगा, जितना पढ़िएगा ना, ठीक है, वो आसान होगा। लेकिन उसको पढ़िएगा ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं ये नहीं, कारण ईमानदारी से जितना पढ़ा ना, जितना हम पढ़ाए हैं ना ईमानदारी से, बोर्डे पर जितना लिखाए हैं, और उसको कोई ईमानदारी से पढ़ा है उसकी क्वेश्चन ना छूटेगा, समझे। कैसे, कैसे हम खुद जो है ना इतना डिटेल्स में पढ़ा देते हैं, उसका एक से लेके प्रदीप उसको पढ़ाया था है। ये मेन चीज़ है। अब जो ये इसको हटाए, हो गया ना। देखिए थोड़ा जल्दी, वो जो PDF वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको ऐसे चेक करा देते हैं। बजट रेखा, बजट रेखा ऐसा ही होता है, मांग वक्र तो बजट रेखा होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्रॉस करता है, एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ये बजट रेखा होता है, ये बजट रेखा। बजट रेखा का ढलान आपसे पूछेगा तो आप -PX/PY, पर ये ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा। क्या होता है, बजट रेखा का ढलान होता है, बजट रेखा का ढलान। जब पढ़ाए थे ना उपभोक्ता बजट, उसमें सब बताए थे क्या होता है। PX का मतलब एक्स वस्तु की कीमत होता है, ठीक है। आप PY का मतलब वाई वस्तु के कीमत होता है, समझे।
और ये माइनस में बजट रेखा का ढलान से क्या होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है ऊपर से नीचे। अब बताएं ऐसा कोई भी ग्राफ बनता है तो क्या होता है, ऋणात्मक बताता है कि ना बताता है, इसलिए क्या होता है इसमें माइनस होता है, समझे। हाँ इस जगह नीचे फिर भी ऊपर भी है तो ऋणात्मक संबंध को बता रहा है कि ना बता रहा है, मांग वाला बताए हैं। ऋणात्मक संबंध अगर आप कैसे होता है, ऐसे बनता है कि ना बनता है, और धनात्मक संबंध अगर आप कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये सब चीजें रखिएगा। तो इसमें आप कभी पूछेगा कि ये थी उपभोक्ता समीकरण चाहे बजट बजट समीकरण क्या होता है, बजट समीकरण तो आय होता है। देखिए किसी भी आदमी का जो बजट होता है वो क्या होता है, आय से अधिक नहीं हो सकता है। बजट क्या हो सकता है, आय से अधिक नहीं हो सकता है, या तो आय के बराबर होगा या आय से कम होगा। उसमें क्या होगा, पी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, पी एक्स वस्तु के कीमत और एक्स वस्तु के मात्रा प्लस वाई क्यू वाई, मतलब वाई वस्तु की कीमत और वाई वस्तु के मात्रा, ये होता है बजट समीकरण, समझे। कहीं कहीं यहाँ पे बराबर भी दिया रहेगा, ये सिंबल नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आपको बरा हाँ तो वो गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट तो ये खर्चा है ना, ये खर्चा कभी भी आपके आय से अधिक खर्चा थोड़ी हो सकता है। खर्चा जब भी होगा आपका आय से कम ही होगा, ये आपकी आय के बराबर होगा। जैसे मानते हैं आपका आय 50 रुपया है, मतलब वाई मानते हैं आप क्या है, आपका 50 रुपया क्या है, आय है। जब भी आप खर्चा कीजिएगा तो या तो 50 रुपया खर्चा कीजिएगा या 50 रुपये से कम कीजिएगा, 50 रुपये अधिक थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या, ये सब क्या है, ये सब खर्चे ना है, ये सब क्या खर्चा है, ये सब क्या खर्चा है, खर्चे ना है। आप यहाँ पे एक्स वस्तु पर खर्चा कर रहे हैं, वाई वस्तु पर खर्चा कर रहे हैं। जैसे आप मानते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक्स वस्तु था, आप एक्स वस्तु का कीमत मान लेते हैं, का प्राइस पी एक्स बराबर मानते हैं 2 रुपया है, ठीक है। आप इसके मात्रा को मानते हैं 10 मात्रा खरीदते हैं, मतलब इसको क्यू एक्स, इसे क्वांटिटी मानते हैं कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, फिर मानते दूसरा कोई वस्तु है, वाई वस्तु है, और इसका कीमत मतलब पी वाई, इसका प्राइस हम लोग मान लेते हैं 3 रुपया है, और आप इसके मात्रा को क्यू वाई मतलब क्वांटिटी, क्यू वस्तु के क्वांटिटी, इसको मानते हैं आप 15 खरीदते हैं या 10 खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, 10 रुपये खरीदते हैं। तो इसी समीकरण पर अगर आपको इस तरह रख के बनाना होगा तो नहीं बना लीजिएगा। देखिए यहाँ वाई बराबर बराबर, यहाँ ये बता रहा है एक्स वस्तु की कीमत कितना है, 2 रुपया है, 2 गुना मात्रा कितना है, 10 रुपया है, प्लस वाई वस्तु की कीमत कितना है, 3 रुपया है, वाई वस्तु की मात्रा कितना है, 10 रुपया है, आय कितना है 50, कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 तिहाई जाएगा, ये कितना जाएगा 50, 50 हो गया, दोनों 50 आ गया, का मतलब जितना पैसा उतना खर्चा कर दे रहा है, का मतलब ये क्या हो गया 50 बराबर 50। एनएनपी देखिए, जो जीएनपी होता है ना, जीएनपी होता है, ये जीएनपी को जब शुद्ध निकालिएगा तो जीएनपी में क्या है, ह्रास मूल्य शामिल है कि नहीं है। तो जब एनएनपी होता है ना, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप क्या कर दीजिए, डी जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाता है, जीएनपी निकल जाता है। जब आपको एनएनपी निकालना हो, इसमें विदेशी आय शामिल होता है, जब एनएनपी तो जीएनपी माइनस क्या कर दीजिएगा, डी, हमेशा जी रहेगा उसमें से डी घटाना है, ठीक है। एन वाला में क्या करना है, डी को जोड़ना है, कहीं भी चाहे जीडीपी में हो चाहे एनएनपी में हो, यही जो चीज होता है, समझे। और इसी में जो एक फैक्टर कॉस्ट पर मार्केट कॉस्ट पर होता है, ठीक है, जो एन एन एफ सी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। इस तरह से है। आपको बता दें, देखिए कहीं भी अगर जो है ना, ऊपर हम कथी इसलिए नोट्स को लिखे हैं ऊपर सकल जी लिखे है ना,
कहीं भी जो है ना शकल शामिल है, चाहे जीएनपी शामिल है, जी अगर लिखा है इसका मतलब समझिए उसमें सावट मूल चाहे हरास मूल क्या है शामिल है। आ जे में एन लागल है, एन मतलब नेट, शुरू में एन लगा है, इसका समझिए उसमें घिसावट मूल शामिल नहीं है, इसलिए ऊपर नोट्स बना के लिखे हैं, समझे। और पढ़िएगा लोग। कैश रिजर्व रेशियो सब बैंकिंग में पढ़ाए हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, ASLR होता है, ये तो पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे। BER होता है बैंक रेट होता है। बैंक रेट का मतलब होता है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन लोन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। उसके बाद CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि हर बैंक को जो है ना आरबीआई के पास अपना कुछ धन रखना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। एसएलआर का मतलब होता है कि बैंक के कुल जमा का कुछ धन अपने पास रखना पड़ता है, उसको हम लोग एसएलआर कहते हैं, समझे। मतलब बैंक को जो जमा था वाणिज्यिक बैंक जो था कमर्शियल बैंक होता है, उस सारा बैंक को क्या होता है पैसा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। तो जो पैसा आरबीआई के पास जमा रखेगा उसको हम लोग CRR कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा अपना पास रखेगा ना वो एसएलआर कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सारा पढ़ाया गया। ये सब जो है ना मात्रात्मक उपाय में आता है, इसको ध्यान रखिए, पूछता है कौन मात्रात्मक उपाय है कौन गुणात्मक उपाय है। मौद्रिक पर नीति होता है उसका दो उपाय होता है, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। जिसे मात्रात्मक में आता है नैतिक प्रवाह, साख के राशनिंग हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही हो गया, ये सब क्या है गुणात्मक उपाय है। आप जो है जा करके बैंकिंग जो नोट्स है ना उसको पढ़िए, भले हार्ड लैंग्वेज है जो भी चीज़ है उसको बढ़िया से पढ़िए, जब तक उसको पढ़िएगा तब तक डाउट में रहिएगा। हम ईमानदारी से जो है ना नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, तो भले आप लोग पढ़ने नहीं वाला हार्ड है कि कर उसको पढ़िएगा ना चैप्टर वाइज, एको क्वेश्चन जो है ना इसी से नहीं छूटेगा आपको। उसको हार्ड इतना बनाया क्या लगे है कि एको क्वेश्चन ना छूटेगा आपसे, तो आसान बना देंगे क्वेश्चन को लड़बे ना करेगा, दिक्कत ना हो जाएगा। आप लोग टेस्ट एग्जाम दिए होइएगा तो आप लोग पता चल ही गया होगा कि कितना क्वेश्चन उसमें था कितना ना था।